मैं एक काउंसलर हूँ, थेरेपिस्ट। मेरी क्लाइंट थी अनीता। उन्होंने मुझे बताया कि शादी के 6 साल बाद एक दिन उनका हस्बैंड घर पे आया और उसने ऐसी न्यूज दी जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। हस्बैंड बोला, मेरा 1 साल से अफेयर चल रहा है। अफेयर? हाँ। किसके साथ? शालिनी। व्हाट? शालिनी पता है कौन थी? हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ। हाँ, और मेरा उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा है और असली बात यह है कि आई लव हर। अनीता को समझ नहीं आया उसके साथ हो क्या रहा है। वो चिल्लाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मतलब कैसा कर सकते हो? एक तो मैं तुम्हें सब सच सच बता रहा हूँ, खुद चल के आया हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें मेरी ऑनेस्टी की वैल्यू नहीं है। हस्बैंड ने कोई माफी नहीं मांगी। नो सॉरी, नो रिग्रेट। वो पता क्या चाहता था कि मैं ये अफेयर कंटिन्यू रखूंगा, तू बस मुझे सपोर्ट कर। उम्मीदें देख रहे हो? ये सब होने के बाद भी अनीता को 15 साल लग गए अपने इस हस्बैंड को छोड़ने में। मैं आज आपको बताऊंगा कि उसे इतना टाइम क्यों लगा और आज उसकी जिंदगी कैसी है। Marriage. So how much do you love your partner? They say marriage is between a man and a woman, and both are equal partners on the journey of life. Domestic violence. Suicide. Extramarital relation. And it's ruining your relationship. ये वीडियो मैं खासकर उन लेडीज के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ही बुरी मैरिजेस में फंसी हुई हैं, जिन्हें अपनी शादी तोड़ने में बहुत डर लग रहा है और जो अपनी शादी तोड़ना चाहती हैं पर नहीं तोड़ पा रही, और जो बस सालों साल दुख पाई जा रही हैं। जैसे सोच लो कि कीमोथेरेपी के डर से कोई कैंसर के साथ जीता रहे। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपके राइट्स क्या हैं और ये वीडियो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देगी सही डिसीजन लेने में। अफेयर का पता लगने के बाद अनीता वॉज ऑब्वियसली डेविस्टेटेड। रातों को नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात रोती रहती थी। हस्बैंड से इतनी लड़ाइयां हुई पर फिर भी वो अफेयर रोकने को तैयार ही नहीं है। रोकना तो छोड़ो, उसने ओपन में चीजें शुरू कर दी। और अजीब बात यह है कि शालिनी का हस्बैंड जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसने भी ये सब होने दिया। एक बार ये दोनों कपल्स ट्रिप पे गए। रात को अनीता का हस्बैंड बोला कि मैं शालिनी के साथ रूम में जा रहा हूँ, मैं उसके साथ सोऊंगा, तुम दोनों अपना अरेंजमेंट देख लो। और वो चला गया उसके साथ। और जब भी उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती, रिबेल करती, वो उसे ही उल्टा सुना देता। तू मुझे खुश नहीं देख सकती ना, तू तो मुझे प्यार ही नहीं करती। अगर प्यार करती तो प्रूव कर ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करके। तू तो अब बदल गई है, बहुत सेल्फिश हो गई। तू जेलस है मुझसे कि कोई और मुझे प्यार करता है। तेरा दिल पहले सोने का था, अब काला हो गया है। ये उसके शब्द थे। आर्गुमेंट्स देख रहे हो कितने सॉलिड हैं। ये हस्बैंड जो कर रहा है इसे लीगल भाषा में अडल्टरी बोलते हैं। और क्या आपको पता है कि इंडिया में अडल्टरी डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है। मतलब अगर आप अफेयर करते हो तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपका पार्टनर चीट करे तो लॉ आपकी कोई मदद नहीं करेगा? वेल, नॉट एग्जैक्टली। अडल्टरी यानी चीटिंग अब भी ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स हैं। अब ये क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिनके बेसिस पर आप कोर्ट से डिवोर्स की मांग कर सकते हो। इन्हें बोलते हैं ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। ऐसे तो काफी सारे पॉइंट्स हैं, बट 2 मेन पॉइंट्स हैं, अडल्टरी एंड क्रूल्टी। अडल्टरी का मतलब जैसे मैंने पहले बताया, चीटिंग, अफेयर्स। और ये क्रूल्टी क्या है? मैंने क्रूल्टी को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कुछ लॉयर से बात की। So how the court describes cruelty is that it has rendered the life of the spouse so miserable that there is no chance of living a happy married life, that this relationship is injurious to my mental health, to my physical health. तो बेसिकली क्रूल्टी का मतलब तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारी लाइफ इतनी खराब कर दी कि अब साथ नहीं रहा जा सकता। पर ऑफ कोर्स ये रोजमर्रा की जो कपल की फाइट्स होती हैं वो नॉर्मल है, दैट इज नॉट क्रूल्टी। ऑल्सो कोर्ट फिजिकल और मेंटल क्रूल्टी दोनों को रिकॉग्नाइज करता है। फिजिकल क्रूल्टी जैसे थप्पड़ मार दिया, बेल्ट से मारा, बाल खींच दिए, एटसेट्रा। एंड दिस फिजिकल क्रूल्टी में सेक्सुअल अब्यूज भी आ जाता है। एंड मेंटल क्रूल्टी का मतलब है वर्बल, इमोशनल और इवन फाइनेंशियल अब्यूज। ये हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। Now there are people who persistently demand dowry from their partner, or the in-laws say that तुम तो इतना पैसा नहीं लेकर आई, आपने तो गाड़ी प्रॉमिस करी थी, आपके तो पेरेंट्स ने गाड़ी नहीं लाके दिया, आपने तो ये प्रॉमिस किया था कि आप 50 लाख रुपए खर्च करेंगे शादी पे, you did not do that. So constantly harassing the spouse, that's also cruelty. If one partner unilaterally decides that I'm not going to engage in sexual intercourse with my partner, unilaterally deciding not to have a child. So a lot of time, one partner would allege to the other partner or say to the other partner, I'm so sick of my life, I want to kill myself, and repeatedly giving threats of suicide. Now the other partner may feel, okay, how to help this person, which is fair. You can take the person to a psychologist, you can take that person for counseling or medical treatment. But what if your partner or your spouse refuses to take any treatment? And every time you have a fight, the person threatens, you know what, I'm going to commit suicide. Now that is definitely cruelty, because the person is living under constant threat, constantly telling somebody about their weight, तुम तो बहुत मोटी होती जा रही हो, you're not attractive to me. That's cruelty. देन क्रूल्टी में फाइनेंशियल यानी कि पैसों को लेकर जो अब्यूज है वो भी आता है। और ये बात बहुत सी लेडीज को पता ही नहीं होती कि अगर उनका हस्बैंड उन्हें पैसे के मामले में
दबाए या कुछ बेईमानी करे तो उस ग्राउंड्स पर भी डिवोर्स मिल सकता है। If you're being deprived of access to resources, that's also cruelty. अगर आपका हस्बैंड आपको बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा, हर चीज से दूर रखता है, या फिर वो आपकी चीजें आपसे बिना पूछे बेच दे, ये सब क्रूअल्टी में आता है। People hand over all the jewelry and the money that they get to their husbands or their mother-in-laws, and they don't get it back. You can actually file an FIR on that basis to get it back, because imagine the amount of gold or just वो शगुन का जो लिफाफे आते हैं, कुछ लोगों के तो 1 लाख तक के चले जाते हैं, 4-5 लाख तक के चले जाते हैं। You are misusing their funds that were meant for their use. Even that is a ground for divorce. अनीता को भी उसके हस्बैंड ने हमेशा पैसों से एकदम दूर रखा। वो घर में कोई पेमेंट ही नहीं कर सकती थी, उसे ATM कार्ड तक रखना अलाउड नहीं था। और ये वो लोग हैं जिनकी वेल्थ करोड़ों में थी। एक बार बैंक से कोई आदमी घर पे आया हुआ था, हस्बैंड ने अनीता को बोला तुम किचन में जाओ। वो शॉक हो गई, ये मेरे साथ हुआ क्या, हम क्या गांव में रह रहे हैं? तो अनीता के साथ अडल्ट्री भी हुई, क्रूअल्टी भी हुई, तो भी उसे हस्बैंड को छोड़ने में 15 साल क्यों लग गए? इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो उसे बहुत टाइम तक पता ही नहीं था जो मेरे साथ हो रहा है वो क्रूअल्टी या अब्यूज है। और कल्चर में उसकी कंडीशनिंग भी ऐसी थी कि जो होगा तुम्हें तो अपने पति के साथ रहना है, कि जिस घर में डोली जाती है अर्थी वहीं से उठती है। और उसने बहुत सालों तक उम्मीद भी लगाए रखी कि शायद अब कुछ ठीक हो जाए, शायद अब वो सुधर जाए। पर जब नहीं हुआ, फिर जब उसने डिवोर्स का सोचा तो सबसे पहले बच्चे की चिंता, फिर वो अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती थी, और उसे फील होता था कि डिवोर्स ले लिया मतलब मैं फेल हो गई और ये समाज क्या सोचेगा। और इतनी लड़ाइयों के बावजूद भी अंदर कहीं ना कहीं स्टिल पति के लिए कुछ प्यार था, अटैचमेंट थी। और जब वो डिवोर्स की बात करती थी, हस्बैंड गुस्सा करता था, सुसाइड करने का थ्रेट देता था, वो डर जाती थी। ये सारे रीजन सिर्फ अनीता के नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के हैं। मैं इन सारे रीजंस पर तो आज बात नहीं कर सकता, मैं 2 बड़े रीजंस पर फोकस करूंगा। पहला बच्चों की चिंता, सेकंड पैसों की चिंता, यानी कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द हस्बैंड, स्पेशली विमेन हु आर हाउसवाइफ्स। अगर वीडियो लोगों को पसंद आएगी तो बाकी रीजंस के लिए पार्ट 2 बना दूंगा। तो रीजन नंबर 1, चाइल्ड। अब अनीता हमेशा दिल्ली में ही रही थी। इन सब झगड़ों के बाद जब कुछ नहीं सुधरा तो उसने 2019-20 में फाइनली हस्बैंड को बोला कि मैं तो अब जा ही रही हूँ, मैं अब अलग घर में रहूंगी। हस्बैंड ने बोला जा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ईगो तो बहुत है ना, पर तू दिल्ली में नहीं रह सकती, कुछ भी हो जाए, पुणे जा अपनी फैमिली के पास। क्योंकि दिल्ली में अगर वो दूसरे घर में रहने लग गई तो नाक कट जाएगी ना। बहुत ही इमेज कॉन्शियस आदमी है, पुणे भेज दिया तो कम से कम बहाना मार दूंगा कि अपने माँ के पास गई है, आ जाएगी वापस। और अनीता पुणे जाने को तैयार थी, पर फिर बेटे ने मना कर दिया। उसने कहा मम्मी आप डिवोर्स ले लो पर प्लीज दिल्ली मत छोड़ना, मुझे 12th यहीं करनी है, मेरा स्कूल यहीं है, मेरे दोस्त यहीं हैं, प्लीज मुझे पुणे मत लेके जाओ। और फाइनली हस्बैंड और बेटे के बीच में फंस के वो कहीं जा ही नहीं पाई, घर में ही फंसी रह गई। मैंने फेसबुक पे सर्वे किया था जहां मैंने लोगों से पूछा अगर आपकी शादी बहुत बुरी है तो आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे। 42% लोगों ने बोला कि बच्चा उनका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो छोड़ नहीं पाते। माँ अपने बच्चे के लिए चाहती है कि फैमिली को ना तोड़ूं, सब साथ में रहें, डिवोर्स से बच्चे की लाइफ ऊपर नीचे हो जाएगी, राइट? तो चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जब माँ और बाप साथ में खुशी से रहते हैं तो उसका मेन बेनिफिट बच्चे को क्या मिलता है? सबसे पहला तो बच्चा अपने माँ बाप को साथ में देखता है, ये अपने आप में खुशी की बात है। फिर घर में अगर शांति है, मजा है, ये बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और बच्चे को ऑफ कोर्स माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता है, यही सब मेन है, राइट? पर ये भी तो सच है ना कि अगर माँ बाप के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होने लग जाएं तो ये सारी बात उल्टी पड़ जाती है। बच्चा अपने माँ बाप को रोज लड़ते हुए देखता है, उसे कितना दुख होता है। और घर का एनवायरनमेंट इतना स्ट्रेसफुल होता है कि बच्चे की खुद की मेंटल हेल्थ खराब होती है। और पेरेंट्स का खुद का मूड इतना नेगेटिव होता है कि वो खुद बच्चे को डायरेक्ट इतना प्यार ही नहीं दे पाते। लड़ाई से फुर्सत मिले तब तो प्यार पे आए। तो समझने की बात यह है कि जस्ट पेरेंट्स साथ में रहें, एक छत के नीचे रहें, ये मेन बेनिफिट नहीं है। मेन चीज ये है कि पेरेंट्स आपस में प्यार से रहें और उनके बीच अच्छा टीम वर्क हो। तो अगर आपकी शादी बिल्कुल टूट चुकी है अंदर से तो आपके बच्चे के लिए एक्चुअली बेटर है कि आप अलग हो जाओ। कम से कम बच्चा रोज रोज आप दोनों को एक दूसरे की खाल उधेड़ते हुए तो नहीं देखेगा ना। और बच्चे को दोनों अलग अलग घरों में शांति का माहौल मिलेगा। और जब दोनों पेरेंट्स अकेले खुश रहेंगे तो बच्चे को भी ज्यादा प्यार अटेंशन दे पाएंगे। तो हाँ, ये बात सच है कि डिवोर्स का बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, पर वो नेगेटिव इफेक्ट डिवोर्स के बाद जो हो रहा है यानी कि सेपरेशन, उससे नहीं होता। मेनली वो नेगेटिव इफेक्ट जो डिवोर्स से पहले हो रहा था उससे होता है, घर के सारे स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट से। सेपरेशन से तो अक्सर इंप्रूवमेंट आता है। और एक बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपना मेंटल फोकस हैप्पी फैमिली से शिफ्ट करके हैप्पी इंडिविजुअल्स पे लाना होगा। अगर सारे इंसान ज्यादा खुश हैं तो जिंदगी बेटर है। तो यहाँ फिर अब दूसरा बड़ा सवाल आता है, मैं तो पैसे कमाती नहीं तो हस्बैंड के बिना जिंदगी कैसे चलाऊंगी? Which brings us to our second main reason for today, financial dependence. अनीता के लिए भी अपने हस्बैंड को ना छोड़ पाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी, मेरे लाइफस्टाइल का क्या होगा? तो अगर आपको भी कुछ ऐसी चिंता है तो मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि लॉ के अकॉर्डिंग
आपके हस्बैंड की ये ड्यूटी बनती है कि वो आपकी और बच्चों की देख रेख करे अंडर सेक्शन 125 CRPC, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। Criminal Procedure Code, as the name suggests, it is a criminal provision whereby the husband he is liable to maintain or provide for his wife, which if he fails to do, there are criminal consequences related to it. बेसिकली हस्बैंड की जो फाइनेंशियल ड्यूटी है वाइफ और चिल्ड्रन के लिए, वो उससे भाग नहीं सकता। आपको डरने की जरूरत नहीं है। पर फिर एक सवाल आ सकता है दिमाग में कि एक्चुअली कितना पैसा मिलेगा? क्या पता हस्बैंड बेईमान निकले, थोड़ा सा पैसा आपके हाथ में पकड़ा के निकल जाए पतली गली से। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जब आप घर छोड़ते हो, आपके स्त्री धन पे आपका हक है। अब स्त्री धन क्या है? आपको जो भी शादी से पहले, शादी के बाद कुछ कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, कुछ भी गिफ्ट में मिला है, वो आपका स्त्री धन है। आपके ससुराल वाले आपका स्त्री धन नहीं ले सकते। Women are being advised by lawyers to file for maintenance, but a lot of women, to my surprise, even today, educated women, as soon as the divorce proceedings are initiated, they are ready to give up their istridhan, or they will not even ask for their istridhan. They'll say, no, that belongs. The husband gave me this ring, and now I dislike him so much, so he should keep that jewelry. I don't want anything from him. Not realizing that how the court has envisioned the concept of istridhan is to secure your life. That istridhan, which is a large quantum of money, I feel, keep it with you. Don't give it to the husband. Legally, you are entitled to keep your istridhan. सेकंड, आपको अपने हस्बैंड से जिंदगी चलाने के लिए भी पैसा मिलेगा, जिसे बोलते हैं एलिमनी। यहाँ भी दो मेजर ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कि आप अपने हस्बैंड से एक लंप सम वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट ले लो। इसमें आपको हस्बैंड की जितनी भी वेल्थ है उसका 20 से 33% मिल सकता है। दूसरा तरीका है कि एलिमनी आपको रेगुलर मिलती रहे, लाइक अ मंथली पेमेंट, और ये आपको हस्बैंड की सैलरी या इनकम का लगभग 25% मिलता है। अब ये जो नंबर्स बताए हैं ये जनरल हैं, हर सिचुएशन पे डिफर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड के बूढ़े माँ बाप हैं और उसको उनकी केयर करनी है तो कुछ इनकम उनके लिए भी अलॉट करनी पड़ेगी, और अगर वाइफ ऑलरेडी कुछ अर्न कर रही है तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा, एटसेट्रा। पर मेन बात इसमें ये है कि The kind of lifestyle husband is maintaining, wife is entitled to the very same lifestyle. If your husband had been maintaining you during marriage, you were enjoying a certain lifestyle, then it is incumbent on the husband legally to maintain that particular lifestyle, or maintain at least you and your child. बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि आपका हस्बैंड खुद ऐशो आराम की जिंदगी जिए और आपको बुरी हालतों में छोड़ दे। अब यहाँ एक और दिक्कत आ सकती है कि किसी लेडी के पास डिवोर्स तक फाइल करने के पैसे ना हो, तब क्या होगा? यहाँ पे पहली चीज है इंटरम मेंटेनेंस, ऑल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइटी। इसका मतलब है कि एक तो आपको डिवोर्स के दौरान जो खर्चे होते हैं कोर्ट या लॉयर्स के, उसके लिए पैसे मिल सकते हैं, और डिवोर्स के दौरान अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी चलाने के लिए भी पैसे मिल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लीगल एड, मतलब आपको एक लॉयर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। So you need not just think that if I engage a lawyer, it will be a very expensive affair, or I should not file for divorce right now because I don't have enough money to contest a divorce. Go and approach a legal aid committee. They have their panel of lawyers, and they will certainly be able to help you, guide you, and educate you, and file for divorce also on your behalf. और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो एक बात क्लियर है कि लॉ में डिवोर्स के टाइम और डिवोर्स के बाद आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के प्रोविजंस हैं। बैक टू अनीता स्टोरी। तो 15 साल तक बहुत ही पेनफुल रिलेशनशिप में रहने के बाद अनीता ने 2022 में फाइनली अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, और घर छोड़ के पता है वो कहाँ गई? वो पुणे नहीं गई, उसने दिल्ली में ही एक दूसरा फ्लैट ढूंढा और अपने बच्चे को लेकर निकल गई। हस्बैंड ने तो बहुत मना किया, बहुत गुस्सा आया उसे, पर अब उसे फर्क पड़ना बंद हो गया था। मैंने अनीता से पूछा, आफ्टर सेपरेशन आपकी लाइफ अब कैसी है? वो बोली, आज 9 महीने हो गए हैं, मैंने एक दवाई नहीं ली है। मेरा सर्विकल पेन, हाई बीपी, माइग्रेन सब गायब हो गया है। मेरे हाथों में कुछ नर्व रिलेटेड इश्यूज थे, वो गायब हो गए। मुझे तो ये तक नहीं पता मेरा मेडिसिन पाउच है कहाँ। अनीता ने एक और बात बताई कि मुझे पहले मेरा हस्बैंड कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने नहीं देता था। कहता था तुम मुझे बताओ ना क्या खरीदना है, मैं करूंगा ऑर्डर। पर जब मैं अलग हुई, सबसे पहले मैंने अपने फोन में ज़ेप्टो, बिग बास्केट, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट सब डाउनलोड कर दिया। मैंने स्विगी से पहली बार खाना ऑर्डर किया, और जब ऑर्डर घर पे डिलीवर हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वाओ, मैं अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकती हूँ। फिर मैंने पूछा, आपका बेटा कैसा है? वो बोली, वो तो पहले से ज्यादा खुश है, बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर लिया उसने। ही इज गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अपने पापा से मिलने जाता है, बट मेनली रहता मेरे पास है। घर में उसको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। उसके खुद के वर्ड्स हैं, आई फील सेफ एंड पीसफुल। और वो समझता भी है कि मुझे क्यों घर छोड़ना पड़ा। उसको पता है कि सब में मम्मी हमेशा सही थी, गलती पापा की है। और फाइनली अनीता ने ये तक कहा कि मुझे एक्चुअली और जल्दी निकल जाना चाहिए था, मुझे अपने बच्चे की नहीं सुननी चाहिए थी।
उस घर में रहकर जो मेरे दिमाग और शरीर पर इफेक्ट पड़ा है, इट वॉज नॉट वर्थ एनीथिंग। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी शादी अंदर से पूरी खत्म हो चुकी है, या आपकी शादी में ऑन गोइंग अडल्ट्री, क्रूअल्टी है, और आप सीरियसली डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, तो एक चीज जरूर याद रखना, गेट एविडेंस, सबूत इकट्ठे करो। We need to prove everything. And many times what happens, we do not have the sufficient evidence or the sufficient proof to justify our claims. अगर आपने सोच लिया है कि मुझे डिवोर्स चाहिए ही, उसके बाद अगर आपके पास कुछ होता है, सो डोंट बी अ सिटिंग डक, रिकॉर्ड इट। अगर आपके साथ मारपिटाई होती है, इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर एंड गेट अ मेडिको लीगल सर्टिफिकेट मेड कि यहाँ निशान है, यहाँ निशान है, यहाँ ब्रूस है। अगर आपको वो नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि मारपीट के जनरली कमरे में बंद कर देते हैं कि डॉक्टर के पास ना जा पाए, फोटोज लो उसी टाइम और किसी ट्रस्टवर्दी को भेज दो, ताकि अगर आपका मोबाइल भी छीन ले तब तक फोटोज जा चुकी हो और वो इंसान सेव कर चुका हो। अगर आपके साथ सिर्फ वर्बल अब्यूज होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाओ। Decided and made up your mind that you want to divorce your partner, then first collect all the documents or any evidences that you may have which would substantiate your allegations of, let's say, cruelty or adultery. So make sure everything is in place, because most of the time women come to the lawyers and then they really have no paperwork at all. And then list down all the dates and events. And that is basic groundwork. I was married on such and such date, then this is what transpired in the marriage, this is what was given as part of, say, Istridhan, etc., etc. So have your story written down somewhere. If you have any proof of his income, that is also with you. So anything and everything that you feel will be relevant to your case, first collect that. देखो, आपका दुख और दर्द सब सच है, जेन्युइन है, बट कोर्ट को थोड़ी पता है। आपको सब कुछ प्रूव तो करना ही पड़ेगा। जो लॉयर्स आपने इस वीडियो में देखे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे उनसे बात करो या अपना लॉयर खुद ढूंढो, पर किसी लॉयर से बात जरूर करो। डिवोर्स नहीं भी लेना हो तो भी अपने राइट्स एक बार अच्छे से समझ लो, उसमें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर राइट समझने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिज अब भी बच सकती है, तो ऑफ कोर्स आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए। यू कैन कम टू अस फॉर कपल थेरेपी। A very important announcement. I'm doing 2 live events on the topic fundamentals of happiness. I'll be sharing with you a very clear path to achieve happiness and well-being. It's going to be a very unique perspective. First event will be online on Zoom on 10th September. Second event will be offline and live in Noida on 17th September. Very limited seats. Book your seat right now. Sridhar Life School is a team of psychologists who specialize in counseling. We offer one-on-one counseling for individuals, couples, parents and their children. To book sessions, go to our website sridharlifeschool.com.